नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 30 जून 2022 एंड हमारे डेली करंट अफेयर्स का सोर्स एज यूजुअल होने वाला है आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज, जिससे हम एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट ज़रूर से करेंगे, जिसका पीडीएफ लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जरूर से लगा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन्स लेना है भद्राइस अकेडमी में तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हैं www.bhadraisacademy.in। चलिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेसिकली G7 लीडर्स को बहुत सारे गिफ्ट्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे उन गिफ्ट्स बेसिकली है क्या क्या, तो उन्हीं के बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग ये दिया गया है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी के द्वारा। देखो कितनी खूबसूरत है। ब्लैक पॉटरी निजामाबाद यूपी से ये दिया गया जापानीज पीएम किशिदा फूमियो को। वैसे ही छत्तीसगढ़ के नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट पीस को प्रेजेंट किया गया अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिस को। हैंड पेंटेड टी सेट जो कि बुलंदशहर यूपी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसको प्रेजेंट किया है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी को। इत्र बॉटल्स, और वो भी क्या, ये बॉक्स के साथ जो क्या कस्टम मेड बॉक्स होते हैं, राइट, और ये बनाए जाते हैं यूपी के कन्नौज में, और इसको गिफ्ट किया गया है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को। वैसे ही मार्बल इनले टेबल टॉप, जी हाँ दोस्तों, आगरा यूपी में ये मनाया जाता है। देख लीजिए बहुत खूबसूरत होती है। बेसिकली ये इटालियन पीएम को बेसिकली प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि देखो इटाली, जब भी हम इटालियन सुनते हैं तो क्या इटालियन या तो इटालियन डिशेस याद आते हैं या फिर इटालियन मार्बल कलेक्शंस आती है, ठीक है, तो उसीलिए भी इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट इज सेनेगल के प्रेसिडेंट को दिया गया है रंगे ऑफ मूंज बास्केट और कॉटन दरीज, जो क्या प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर यूपी का इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा इसको मनाया जाता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी को दिया गया है हैंडमेड नॉटेड सिल्क कारपेट, जो क्या कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे ही जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स को दिया गया है मेटल मड़ोदी कार्विंग मटका, जो क्या मुरादाबाद में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस टाइप के मटके है ना, अब देखो मेटल के ऊपर ही कार्विंग है, देख रहे हो। नेक्स्ट इज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को दिया गया है राम दरबार जी का एक इस टाइप का मिनिएचर, राइट। अब देखो ये कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का भी अगर हिस्ट्री देखोगे ना, वहाँ का भी हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे भी तो पास्ट में हिंदूज रहते थे ना, अभी भी थोड़े मोड़े हिंदूज है, राइट, और वहाँ के हिस्ट्री से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जैसे काकाविन रामायण है, राइट, वैसे हमारे देश में भी रामायण है, ठीक है, तो इसीलिए इसी कल्चरल टच को देखते हुए बेसिकली उनको यह प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग यूरेनियम डिपॉजिट, जो क्या राजस्थान में पाया गया है। कहा जा रहा है राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट उनका वो रीजन है खांडेला तहसील रोहिल रीजन, राइट। अब वहाँ पे ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम मिले हैं। अब खुद सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये फिर ये रीजन अपने आप में ही, राइट। वैसे अगर स्टेटस ऑफ यूरेनियम इंडिया में देखोगे तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के पास राजस्थान तीसरा ऐसा स्टेट है जहां पे यूरेनियम पाया जाता है, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रेयर मिनरल्स इन द वर्ल्ड, राइट। अच्छा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम अगर दुनिया में देखोगे कौन कौन है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंडिया मेजर अमाउंट ऑफ यूरेनियम अभी तक तो इंपोर्ट करती थी फ्रॉम कजाकिस्तान और कनाडा। यहाँ पे मेजॉरिटी इंपोर्ट हमारा इन्हीं रीजन से होता था ना। सवाल होता है यूरेनियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस के लिए हमें करना है ना, मेक श्योर करना है ना दैट नॉन फॉसिल फ्यूल्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में यूरेनियम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, मेडिसिन, डिफेंस इक्विपमेंट, फोटोग्राफी, इन सब में भी इसका एप्लीकेशंस यूरेनियम का ज़रूर से आता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे तो यूरेनियम एक सिल्वरी वाइटी मेटालिक केमिकल एलिमेंट है। यूरेनियम 235 जो कि इसका आइसोटोप है, ये एकमात्र नेचुरल अकरिंग आइसोटोप है विच इज कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग नेचुरल न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया रिगार्डिंग चाइना इंटरवेंशन इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में की मैं जब भी बात करूं पहले तो इसका लोकेशन ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ये अफ्रीकन रीजन है, दिख रहा है आपको, ये जो ये वाले
थोड़े थोड़े ब्लूज टाइप के है ना, वो सारे कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एरिट्रिया है। याद रहेगा, ये की चीज भूलिएगा नहीं। एनीवेज अभी देख लेते हैं चाइना क्या इस रीजन में इंटरवेंट कर रही है ना। देखो, emphasis has been on investment and raw material, but it took a new turn with the first China's Horn of Asia Peace, Governance and Development Conference। देखो, अभी तक तो क्या करती थी चाइना, उन डिफरेंट रीजन्स के रॉ मटेरियल्स पे फोकस करती थी, बट अभी एक स्टेप आगे बढ़ रही है चाइना। दैट इज एक रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। GS2 के इस एस्पेक्ट्स आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं ना। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। लास्ट डिकेड, लास्ट 10 साल अगर देख लीजिएगा, अलग अलग शहरों में चाइना का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। Emphasis क्या है? Emphasis has been on investment and raw materials, but it took a new turn with the first China's Horn of Africa Peace, Governance and Development Conference। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब चाइना का एम है इस रीजन के सिक्योरिटी एस्पेक्ट में भी। ध्यान देना, याद करो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे, कैसे उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सिक्योरिटी को ही फोकस किया था ना। अभी चाइना भी इन रीजन्स के सिक्योरिटी को पहले फोकस कर रहा है। देख रहे हो, समझ रहे हो क्या चीज हो रहा है बेसिकली। कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इथियोपिया विटनेस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्रीज फ्रॉम फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ हॉर्न, दैट इज केनिया, जिबूती, ये सारे रीजन्स इन एंड अराउंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो ये जितने कंट्रीज आप देख रहे हो, ये सारे इस बेसिकली कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। ठीक है ना। रीसेंट प्रोजेक्ट जो कि चाइना का हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चल रहा है, तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे चाइना डोनेट कर रही है वैक्सीन्स केनिया, इथियोपिया, युगांडा, सोमालिया को, राइट। ग्रीन डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्रूविंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, ये बहुत फोकस किया जा रहा है, राइट। दरकार एक्शन प्लान, चाइना अफ्रीका कोऑपरेटिव विजन, तो इन एक दो भी याद रखिएगा, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। 2035 विजन के तहत चाइना बेसिकली एम कर रही है टू ट्रांसफॉर्म द हेल्थ सेक्टर और इन रीजन्स के में, जिससे पॉवर्टी एलिवेशन हो सके, प्रमोट किया जा सके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एक्सपैंड किया जा सके डिजिटल इनोवेशन। तो इन सारे सेक्टर्स में बेसिकली चाइना यहाँ पे फोकस जरूर कर रही है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। नाउ यूएस और उनके एलाइज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम्स आते हैं, तो इन्होंने मिलकर एक नया इनिशिएटिव शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप इन ब्लू पैसिफिक। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। सवाल ये होता है दैट ये अचानक से नया पार्टनरशिप, मतलब इसका जरूरत क्या पड़ा था? मेन जरूरत है टू काउंटर चाइना ना। आप बोलिएगा सर चाइना को काउंटर के लिए तो ऑकस बना हुआ है, राइट, उसके बाद क्वाड बना हुआ है, राइट। अब देखो ऑकस में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है ना, यूके और यूएस, राइट। देखो ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और यूके है, बट क्या उसमें जापान है? क्या उसमें न्यूजीलैंड है? नहीं है, राइट। क्वाड में कौन कौन है? आपका जाके ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान तो है, इंडिया भी है, बट आपको पता है दैट अभी इंडिया का कहीं ना कहीं ये रशिया को लेकर रवैया देखते हुए कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग एक अपने बास्केट को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टनरशिप इन ब्लू पैसिफिक नाम का ऑर्गेनाइजेशन, नया इनिशिएटिव चालू किया है। इसका भी मेन एम है काउंटर को, चाइना को काउंटर करना, राइट। और जियो स्ट्रेटेजी, क्योंकि चाइना एक जियो स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिशन है इस रीजन में, ठीक है, और इसीलिए उसको कहीं ना कहीं काउंटर करना है ना। पार्टनरशिप इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव, 5 नेशंस आते हैं इसमें। ये एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, लेकिन कोई फॉर्मल एज सच मैकेनिज्म नहीं अभी तक एस्टैब्लिश हुआ है, राइट। जिसका मेन एम है कैसे सपोर्ट किया जाए पैसिफिक आइलैंड्स को और बूस्ट किया जा सके डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज ओवरऑल इस रीजन्स में, राइट। मेन इसका एम क्या है? टू इनहांस प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी इन द पैसिफिक थ्रू क्लोजर कोऑपरेशन। क्लोजर कोऑपरेशन के थ्रू बेसिकली ये इंश्योर करना है थ्रू द partnership in Blue Pacific, these countries will direct
more resources here to counter the China's aggressive outreach. अब देखो चाइना कोई भी रीजन में अगर आउटरीच करता है तो पहले तो बहुत देता है उसको, राइट? उसके बाद जब डेड ट्रैप में फंसा देता है, उसके बाद चाइना बोलता है नहीं आप मेरे को ये रीजन लीज में दे दो, है ना? तो ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव पॉलिसी हुआ ना, उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली ये वेस्टर्न वर्ल्ड एक साथ आ रही है ना? और ऑफ कोर्स एलिवेट किया जा सकेगा इसमें पैसिफिक रीजनलिज्म को। एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या क्या होगा? क्लाइमेट क्राइसिस, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन। तो ये सब रीजन रहेगा जो कि एरियाज ऑफ कॉपरेशन हम बोल सकते हैं ना। सवाल होता है दैट हाउ इज चाइना ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म इट्स टाइज इन द पैसिफिक। देखो चाइना ने साइन किया है सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड, रिसेंटली हमने देखा था, राइट? अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे चाइना का मिलिट्री बेस का प्रेजेंस अपना यूएसए के गुआम आइलैंड के सामने हो जाएगा, जिससे कि यूएसए को तो खतरा होगा ही, बट साथ ही साथ लॉन्गर रन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी तो खतरा है ना, राइट? कॉमन डेवलपमेंट विजन, दैट इज इन एन एग्रीमेंट बिटवीन 10 पैसिफिक नेशंस which will help China to work with traditional and non-traditional security and expand law enforcement cooperation with these countries. It made a warning that Pacific states become a part of Beijing orbit. मतलब ये कहीं ना कहीं वार्निंग, देखो अब क्या होता है, दैट कॉमन डेवलपमेंट विजन तो पता ही है आपको क्या है, दैट ये एग्रीमेंट है जहाँ पे 10 पैसिफिक नेशंस चाइना ने इसको हेल्प करनी है, जिससे इन रीजन्स में ओवरऑल ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इन्फोर्समेंट किया जा सके। अब क्या इससे ये हमें लग रहा है दैट ये सारे रीजन्स को बीजिंग अपने ऑर्बिट में लाना चाहती है? एब्सोल्युटली, लॉन्गर रन में बीजिंग का गोल यही है ना। सवाल होता है दैट व्हाट इज बीइंग डन बाय यूएस और इस अलाई टू काउंटर चाइना। देखो वैसे तो बहुत कुछ, मुझे को तो कभी कभी हंसी भी आती है, राइट? एक ब्लू डॉट बीच में नेटवर्क का नाम सुना था मैंने, राइट? ऊपर से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये रिसेंटली न्यूज में था, जो कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव था जिसका मेन एम था स्ट्रेंथन किया जा सके इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जिससे ओवरऑल चाइना के खिलाफ जो रेजिलिएंट है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन्स में कैसे इसमें बढ़ाया जा सके, और इसमें ऑफ कोर्स इंडिया भी एक पार्ट था। वैसे ही रिसेंटली हमने फिर से देखा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये एक प्लान है जिससे मोबिलाइज किया जा सका जाएगा 600 बिलियन ऑफ फंडिंग, वो भी कहाँ पे? इन रीजन्स के डेवलपिंग वर्ल्ड में, जिससे काउंटर किया जा सके चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ग्लोबल गेटवे बाय ईयू, वो भी ईयू के द्वारा घोषित किया गया था, जिससे नैरो डाउन किया जा सकता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गैप वर्ल्ड वाइड में, राइट? वैसे ही एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया और जापान का कोलैबोरेटिव विजन है, जिससे ओवरऑल एशिया और अफ्रीकन रीजन में डेवलपमेंट प्रॉपर लाया जा सके। तो ये सारे एक्टिविटीज बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं बोल सकते जरूर है। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। नाउ वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $250 मिलियन लोन फॉर इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी फॉर 7 स्टेट्स। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। नाउ प्रोजेक्ट विल एस्टैब्लिश अ नेशनल हार्मोनाइज्ड क्रैश डेटाबेस। अब देखो रोड सेफ्टी, अब वर्ल्ड बैंक जो इतना पैसा दे रहा है इंडियन स्टेट को, तो किस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए? कुछ तो सब्सटेंशियल मिलना चाहिए ना। जी हाँ, एक बेसिकली नेशनल डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है और वो रहेगा हार्मोनाइज्ड क्रैश डेटाबेस, जिसमें सरकार के पास डेटा रहेगी दैट इंडिया के किस किस रीजन में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, राइट? और उसके आधार पर सरकार फाइनली एनालाइज करेगी दैट कोई पर्टिकुलर रीजन में ही क्यों एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, राइट? तो उसके ऊपर में ऑफ कोर्स फ्यूचर में एक्शंस भी तो लिया जा सकता है ना जी। तो इसलिए बोला जा रहा है $250 मिलियन वेरिएबल स्प्रेड लोन प्रोवाइड किया जाएगा बाय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसका मैच्योरिटी होने वाला है 18 साल, जिसमें ग्रेस पीरियड और भी 5.5 साल का होने वाला है। इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट रीजन्स लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। It aims to fund network expansion of basic and advanced life support ambulances and training of first responder caregiver to total crash victims on the spot। और यही नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आने वाले समय में मेक श्योर किया जा सकता है दैट कैसे लेवरेज किया जा सकता है फंडिंग, जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंसेशन एज वेल एज पायलट इनिशिएटिव्स चलाया जा सके। ओवरऑल सिनेरियो अगर देख लीजिएगा इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स का, तो देखो कहा जाता है रोड एक्सीडेंट्स के कारण ही 5 से 7% ऑफ जीडीपी का लॉस होता है। आप बोलिएगा सर इससे जीडीपी का लॉस कैसे हो गया? अब सोचो कोई एक प्रोडक्टिव इंसान है, उसकी अगर मृत्यु हो गई तो ऑफ कोर्स ऐसे बहुत जनों की मृत्यु होती है ना,
अब खुद सोचिए ना, वेले लोग तो ज्यादा लोड में ट्रैवल नहीं करेंगे ना, काम वाले लोग ही ना ट्रैवल करेंगे जी, है ना। वो बहुत कम वेले लोगों की मृत्यु होती है ना। बट अगर ज्यादा से ज्यादा जो काम करने वाले, जो क्या कोई हमारे देश के इकोनॉमी में प्रोडक्ट मतलब लाइक कोई एडिशन कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाने से तो एक बहुत मेजर चंक ऑफ जीडीपी का नुकसान हो सकता है ना। वही चीज यहाँ पर भी बोला गया है। ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा तो ये शो करती है दैट हर साल अराउंड 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। ये तो सिर्फ मृत्यु होती है, और इंजर्ड कितने लोग होते हैं? 4.5 लाख के आसपास। मतलब जिनका किन्हीं का पैर टूट गया, किन्हीं का हाथ टूट गया, किन्हीं का ये हो गया, थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, वो सब है ना। और बहुत समय तो रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है ना। तो आप खुद सोचिए वो कितना ज्यादा ये अमाउंट होगा। मोर देन हाफ ऑफ द विक्टिम्स आर पेडेस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट या फिर मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है, देख रहे हो। और 84% फैटिलिटीज जो है आर अमंग द रोड यूजर्स बिटवीन द वर्किंग एज ऑफ 18 to 60 years. In fact, poor household that account for 70% of the crash victims bear a higher proportion charge. अब देखो क्या होता है ना, दैट क्रैश, अभी कभी भी क्रैश वाला एक्सीडेंट होता है ना, बहुत समय ऐसा देखा गया है दैट गरीब लोगों की मृत्यु हो जाती है, और गरीब लोग कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। आप खुद सोचो, उनको सबसे ज्यादा बर्डन इसलिए फेस करना पड़ता है ना, क्योंकि उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखोगे वो काफी ज्यादा पुअर होता है। एक तो उनका पैसा कम कमाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हमें देखना पड़ता है। इनिशिएटिव्स फॉर रोड सेफ्टी, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है? पहला इनिशिएटिव है थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स ऑफ 2030। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्फ्रेंस में 2020 में, जो क्या स्वीडन में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका नाम था द थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग गोल्स 2030, वेयर it was conceptualized to have zero road fatalities in India by the year 2030। समझ लो, तो ये भी एक इनिशिएटिव है ना जी। नेक्स्ट इनिशिएटिव ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। इंडिया ने साइन किया इसको, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, और कमिट करते हैं दैट हाँ इसके आधार पर हम लोग फैटिलिटीज को रिड्यूस करेंगे, राइट। इनफैक्ट इट वाज साइंड एट अ सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, जो कि ब्राजील में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट इज 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया, राइट, जिसमें पेनल्टीज को हाई किया गया फॉर ट्रैफिक वायलेशन, डिफेक्टिव व्हीकल्स, जुवेनाइल ड्राइविंग, इस टाइप के। इसमें अगर सख्त कानून सख्त लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें डिस्करेज होंगी हमारे देश में, है ना। इट प्रोवाइड्स फॉर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड विच वुड प्रोवाइड कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रोड यूजर्स इन इंडिया फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ अरीना है जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया रिगार्डिंग नाइजीरिया का लेटेस्ट लिथियम फाइंड हुआ है नाइजीरिया में, बहुत ज्यादा। ठीक है, GSK 1 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लिथियम एक सॉफ्ट और सिल्वरी मेटल होता है जो कि हमें इस पिक्चर में दिख ही रहा है, जिसका लोएस्ट डेंसिटी होता है ऑफ ऑल द मेटल्स। ये काफी ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करता है विद वाटर, है ना। और लिथियम और ज्यादातर लिथियम मिनरल्स जो है ये दे आर माइंड फ्रॉम अदर हाई वैल्यू मेटालिक मिनरल्स जैसे टिन, जैसे न्यूबियम, टेटलम एंड यूरेनियम। ठीक है, इन सब से भी इसको माइन किया जाता है। ग्लोबली अगर देख लीजिएगा डिमांड लिथियम का वो बढ़ते रह रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड बढ़ रही है, सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक हो जा रहा है। अब देखिए ना, एक नॉर्मल गाड़ी भी अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, इसका लिथियम आयन का बैटरी का तो डिमांड बढ़ेगा ही आने वाले समय में। स्टेटस अगर इंडिया में देख लीजिएगा तो इंडिया इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स नीड्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल एंड ऑफ लिथियम कोबाल्ट। India's demand for these critical resources has risen 6-fold in the last 5 years। जी हाँ, लास्ट 5 साल में 6 गुना इंडिया में इन सब का डिमांड बढ़ा है, जिस लिथियम आयन रिलेटेड बैटरीज का, राइट। इनफैक्ट इंडिया पहला एवर लिथियम डिपॉजिट साइट जो है वो फाउंड किया गया था इन सदर्न कर्नाटक मांड्या डिस्ट्रिक्ट। समझ रहे हो बात? तो ये सब कुछ फैक्ट्स ही जो कि हमें समझना पड़ेगा। एनीवेज, अब आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यूज में। कल कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे, जैसे सबसे पहला एमसीक्यू था गिग वर्कर को रिलेटेड 2 एस्पेक्ट क्वेश्चन दिए गए थे। पहला तो बिल्कुल सही था, दूसरा था ऑल द गिग फर्म जो इंडिया वो अडॉप्ट कर लिया उन्होंने रिटायरमेंट प्लान। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबने नहीं अडॉप्ट किया है, राइट। तो इसलिए 1 ही सिर्फ इसका आंसर है। दूसरा का था 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट थे, जिसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, राइट। तो इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ओशन ग्रेट ड्राइंग ऑफन सीन इन न्यूज। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें मास एक्सटिंक्शन ऑफ मरीन स्पीशीज वाज द करेक्ट ऑप्शन आउट, राइट। सो डी वाज द करेक्ट आंसर। तो सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा,
क्या हम लोगों ने देखा, ACD, ठीक है, ACD, ये देखो, ओ माय गॉड, ACD, चलो इनका सही है, सही है। CCD सब लोगों ने क्यों लिखा है भाई? देखो तो पहला वाला क्या, C आपको क्या दिख गया? अच्छा, ऑल द गिग फर्म्स। अरे नहीं यार, अभी तक दे हैव नॉट अडॉप्टेड द पॉलिसीज भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ो यार, अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया था, समझाया था। इसका मतलब शायद ऐसा है दैट बहुत जने तो देखते ही नहीं होंगे, हैं? चलो कोई बात नहीं, ACD, चलो तेजोमय ने सबसे अच्छा किया, दैट इनको अगर B वाला आता नहीं है तो चलो छोड़ दो, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, पहला ही वाला ही गलती हुआ है, अगर हुआ भी है तो ज़्यादा लोगों का, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, खुद से पढ़ना, नहीं पढ़ रहे हो तो एक बार हमारे एनालिसिस ही देख लिया करो, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? अब यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे इन्होंने B कर दिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा गलती होता ही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन often seen in news, it is related to terrorism sponsoring states, space weaponization, non-nuclearization या फिर road safety. Next, which of the following countries is or are the part of Horn of Africa? Eritrea, सूडान, केनिया या फिर जिबूती? इसमें आपको बताना है कौन कौन से अकॉर्ड इसमें मैच हो सकते हैं। 1 to 4, 1 4 only, 2 3 4 only, 1 2 3 4, ठीक है? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक ये 4 नेशन का इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जो क्या सपोर्ट करता है पैसिफिक आइलैंड्स को, जिससे वो बूस्ट कर सके अपने डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज को अपने रीजन में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम्स आर द मेंबर्स ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो आपको बदलाना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, 1 only, 2 only, both, 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। वी विल वेट फॉर योर आंसर्स टू सी दैट हाउ मेनी आंसर्स यू आर गेटिंग इट करेक्ट दिस टाइम टुडे, राइट? सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।